कुर्सी खतरे में है तो प्रजातंत्र खतरे में है। कुर्सी खतरे में है तो देश खतरे में है। कुर्सी खतरे में है तो दुनिया खतरे में है। कुर्सी ना बचे तो भाड़ में जाए प्रजातंत्र, देश और दुनिया। हिंदी के कवि गोरख पांडे की कविता का ये एक हिस्सा है। ये हिस्सा इस पूरे देश का, हमारे वक्त का किस्सा है। देश खतरे में आ जाता है, लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। कब आ जाता है? जब कुर्सी खतरे में होती है। देश तो बल्कि अब ऐसे वक्त में भी खतरे में आने लगा है जब कहीं कोई बयान दे दे सत्ता के खिलाफ। हो सकता है ये वीडियो जो है देख और सुन के भी कुछ लोगों को लगे कि देश खतरे में आ गया है, दुनिया खतरे में आ जाती है। मोदी जी का दुनिया में बहुत नाम हो रहा है, लेकिन सच क्या है? इस सच पे आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं द क्रेडिबल हिस्ट्री यानी कि TCH। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के सीनियर नेता रविशंकर प्रसाद ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो बैठक करने में जुटा हुआ है सरकार के खिलाफ बेंगलुरु में, जबकि दिल्ली और दिल्ली समेत बाकी तमाम देश जो है वो बाढ़ में फंसा हुआ है। अब रविशंकर प्रसाद जी के इस बयान में सच्चाई है, क्योंकि बाढ़ से लोगों को बचाना, निकालना, राहत, मदद, ये सब विपक्ष का ही तो काम है। ये सरकार का काम कैसे हो सकता है? ठीक वैसे ही जैसे किसान जो हैं उनको उनकी फसल की तय कीमत मिले, ये सरकार का काम नहीं है, ये विपक्ष का काम है। जैसे देश की सुरक्षा सरकार का काम नहीं है, विपक्ष का काम है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब विपक्ष के काम है। सरकार का क्या काम है? सरकार का काम है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। और नहीं, प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं। सरकार के जो मंत्री और नेता हैं उनका काम है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इवेंट करना, विदेश जाना, बयान देना, विज्ञापन करना और टीवी चैनलों की डिबेट में बैठ के जोर जोर से चिल्लाना। सरकार का यही काम है, क्योंकि रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं कि अगर देश में बाढ़ आई है तो विपक्ष को कोई बैठक नहीं करनी चाहिए। दिलचस्प बात क्या है, जिस समय वो ये बात कह रहे थे उसी समय ये तय हो चुका था कि सत्ता यानी कि NDA भी एक बैठक करने जा रही है, घटक दलों की और नए दलों की, इसी तरह की। लेकिन रविशंकर जी की बात सही है, जब बाढ़ आई हो तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी देश के नॉर्थ ईस्ट में यानी कि पूर्वोत्तर में एक राज्य है मणिपुर। प्रधानमंत्री जी का ट्विटर अकाउंट जब खंगालेंगे और मणिपुर सर्च करेंगे तो आपको वहां पे मणिपुर को लेकर तमाम ट्वीट्स मिलेंगी। उसमें मणिपुर के कुछ खिलाड़ी हैं जो दुनिया भर में मेडल्स जीत के आते हैं खेलों में। उसमें मणिपुर की सभ्यता संस्कृति की बात है। मणिपुर में चुनाव जब होने वाले होते हैं उसके पहले की बात है। अचानक से प्रधानमंत्री को वहाँ की संस्कृति में दिलचस्पी हो जाती है, वहाँ के लोगों से प्यार हो जाता है, वहाँ के महिलाओं के साहस की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन कुछ ही दिन में 90 दिन हो जाएंगे। रविशंकर प्रसाद जी ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी 75 दिन होने के बावजूद मणिपुर, जो कि हिंसा में जल रहा है बुरी तरह, जहां लोगों की जान जाती जा रही है, लगातार हिंसा हो रही है दो ट्राइब्स के बीच और होती चली जा रही है। लोग के लोग, गांव के गांव, हजारों लाखों लोग शरणार्थी बन गए हैं, अपने ही स्टेट में, अपने ही घर में, रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। वहां की खबर इतनी बड़ी बनती है कि यूरोपियन यूनियन की जो पार्लियामेंट है वहां इसको डिस्कस किया जाता है, प्रस्ताव पारित होता है, नरेंद्र मोदी की सरकार की आलोचना होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी फ्रांस चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। इसी सबके बीच में मोदी इस बॉस का नारा लग जाता है। बाइडेन उनका ऑटोग्राफ मांग लेते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति की हिंदी की ट्वीट पर नरेंद्र मोदी लिखते हैं, फ्रेंड्स फॉरएवर। मणिपुर क्या है? मणिपुर के लोग अगर दोस्त या फ्रेंड्स फॉरएवर ना भी हों तब भी इस देश के नागरिक तो हैं कम से कम। क्या प्रधानमंत्री मणिपुर जाते हैं? नहीं जाते हैं। छोड़ दीजिए, ट्विटर पे जाइए और मणिपुर सर्च करिए प्रधानमंत्री के ट्विटर अकाउंट पे, उसमें मणिपुर को लेकर ट्वीट्स मिलेंगी। पर इतने दिनों से जारी हिंसा, आगजनी, लोगों की जान जा रही है, इसको रोकने की एक अपील तक नहीं मिलेगी। रविशंकर प्रसाद कहते हैं कि जब बाढ़ आई हुई है दिल्ली में तो विपक्ष बेंगलोर में बैठक क्यों कर रहा है? सवाल यह है कि जब मणिपुर जल रहा है तो प्रधानमंत्री विदेश में क्यों घूम रहे हैं तो लौट के आके मणिपुर क्यों जा रहे हैं? क्यों जब प्रधानमंत्री लौट के आते हैं और JP नड्डा से पूछते हैं कि देश के क्या हालात हैं, क्या हालचाल हैं,
तो जेपी नड्डा उनको याद क्यों नहीं दिलाते हैं कि प्रधानमंत्री जी मणिपुर जो है 75 दिन से जल रहा है। लेकिन रविशंकर प्रसाद का कहना है कि विपक्ष जो है वो बैठक कर रहा है जब देश में बाढ़ आई हुई है, और वो रविशंकर प्रसाद हैं, उनके नाम में रवि भी है, सूर्य भी और शंकर भी है। तो रविशंकर प्रसाद हैं, भाजपा के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं, कुछ भी कह सकते हैं, और वो कह रहे हैं तो सही ही होगा। गोरख पांडे अपनी इसी कविता में आगे कहते हैं, फाइलें दबी रहती हैं, न्याय टाला जाता है, भूखों तक रोटी नहीं पहुंच पाती, ना ही मरीजों तक दवा, जिसने कोई जुर्म नहीं किया उसे फांसी दे दी जाती है। इस बीच कुर्सी ही है जो घूस और प्रजातंत्र का हिसाब रखती है। मोदी जी के पसंदीदा उद्योगपति अडानी साहब इतने दिन बाद हिंडनबर्ग रिपोर्ट के अचानक से एक बयान देते और वो कहते हैं कि उनको बदनाम करने का एक खेल, एक षड्यंत्र, एक साजिश रची गई। जैसा कि हमने कहा, गोरख पांडे ने कविता में कहा, इस बीच कुर्सी ही है जो घूस और लोकतंत्र का हिसाब रखती है। प्रधानमंत्री फ्रांस जाते हैं, कहा जा रहा है एक और डील करने वाले हैं रफाल बनाने वाली कंपनी डसॉ के साथ, जिसने रफाल बेचा था। रफाल को बेचने पर आरोप लगते हैं, उसकी खरीद पर आरोप लगते हैं। सरकार अदालत में कहती है फाइल खो गई। बाढ़ आई है रविशंकर जी, न्याय पर बाढ़ आई है। अदालतों में बेगुनाह लोग जमानत के लिए याचिका डाल डाल के थक गए हैं, उनके मामले की सुनवाई तक शुरू नहीं हो पाती है। न्याय पर पानी खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। बेगुनाह लोग सिर्फ इसलिए गिरफ्तार कर लिए जाते हैं क्योंकि वो किसी खास धर्म से हैं, या फिर उन्होंने सरकार के खिलाफ कुछ बोला है और उसके बाद वो चक्कर लगाते रहते हैं अदालतों के, या फिर सीखचों के पीछे पड़े रहते हैं। खतरे का निशान के ऊपर पानी जा चुका है रविशंकर जी। रविशंकर जी, इस देश में हिंदू और मुसलमान के बीच का ध्रुवीकरण कभी इस कदर नहीं हुआ कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो नफरत से भर गए हों, ज़रा सी बात पे हिंसा हो जाती हो, किसी को भी सड़क पे लिंच कर दिया जाता हो, और इस देश के नेता शर्म के मारे ही सही कम से कम सार्वजनिक तौर पे घटिया और सांप्रदायिक बयान नहीं देते थे, जो आपकी सरकार और आपकी पार्टी के नेता लगातार देते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, खतरे के निशान से ऊपर पानी जा चुका है, बेशर्मी के खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है। इस देश में कभी भी जानकारी हासिल करना इतना मुश्किल नहीं था। इस देश में सूचना का अधिकार आया था जिससे कोई भी नागरिक सूचना हासिल कर सकता था। आपकी सरकार में कोई भी व्यक्ति सूचनाएं हासिल नहीं कर सकता। आपकी सरकार में हर बात को राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले से जोड़ दिया जाता है। पानी खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है, नागरिक के पास जानकारी ही नहीं है जो उसे नागरिक बनाती है। आपकी ही सरकार में नोटबंदी हुई जिस पर अब आप बात नहीं करते हैं, लेकिन कितने ही लोगों के साथ कितना अन्याय हुआ आपको नहीं पता। अब आप फिर एक नया नोट बंद करने को तैयार हैं। अब क्या होगा आपको नहीं पता। सरकार का जो अनाचार है, सरकार की जो मनमानी है, उसका पानी भी खतरे के निशान के ऊपर जा चुका है रविशंकर प्रसाद जी। प्रधानमंत्री जिस वक्त उनको देश में होना चाहिए, जिस वक्त मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, बाढ़ अगर आई है तो नरेंद्र मोदी भी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो विदेश में हैं और वो एक हथियारों की डील करने गए हैं। राष्ट्र की सुरक्षा केवल बॉर्डर पे नहीं होती रविशंकर जी, राष्ट्र की सुरक्षा राष्ट्र में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा भी होती है। महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं रविशंकर प्रसाद जी। आप इस अपराध को केवल किसी फिजिकल अपराध के तौर पे मत देखिए। अपराध वो भी होता है जब आपके लोग सोशल मीडिया पर औरतों को रेप की धमकी देते हैं, यौन हिंसा की धमकी देते हैं, गंदी गालियां देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो आपकी सरकार या आपके विचार के खिलाफ खड़ी होती हैं। ये भी अपराध है और यही आपराधिक मानसिकता है जो बाद में जाके हिंसक अपराध में बदलती है। पानी सिर के ऊपर जा रहा है, बाढ़ आ रही है रविशंकर जी। क्या आपको या आपके प्रधानमंत्री को या आपकी सरकार को शर्म आती है? एक देश का प्रधानमंत्री एक राजा की तरह शेंगोल लेकर संसद में चलता है और वहां ब्राह्मण जो है पूजा कराते हैं एक धर्मनिरपेक्ष देश की संसद में, और वो उनके आगे सर झुकाता है एक एक करके, एक सेकुलर देश का प्रधानमंत्री। उसके बाद वो प्रधानमंत्री उसके ठीक पहले एक राज्य के चुनाव में बजरंग बली के नाम पे वोट मांग रहा होता है। इस सब के बीच एक औरत किसी और देश से यहाँ पे आ जाती है, कोई जांच नहीं करता है कि वो कौन है क्या है, 7 दिन तक सिर्फ और सिर्फ रिवर्स लव जिहाद के नाम पे जश्न मनता है। आपकी गोद में बैठी मीडिया उसको घर वापसी बता रही होती है, जश्न मना रही होती है। 8 दिन बाद जब ये खबर खत्म हो जाती है तो आपको अचानक याद आता है कि देश की सुरक्षा कुछ है।
और अब उस महिला और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या कारण है प्रधानमंत्री जी? क्या कारण है प्रधानमंत्री जी कि आप कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, और जब करते हैं, जैसे आपने अमेरिका में की थी, तो सवाल कुछ भी पूछा जाए जवाब आप वही देते हैं जो आपने याद किया था? क्या वजह है प्रधानमंत्री जी कि आपके पास देश के नागरिकों के लिए समय नहीं है, वक्त नहीं है, आप जनता के बीच नहीं जाते, और जो जाता है उसको आपके लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं? क्या वजह है प्रधानमंत्री जी कि इतने साल बाद भी आपके पास चुनाव लड़ने और जीतने के लिए अपनी कोई उपलब्धि बताने के लिए नहीं है? आप लगातार जो पार्टी विपक्ष में है, आप उसकी कमियों का बखान करते हैं। 70 साल में जो हुआ आप उसका बखान करते हैं। एक सवाल है प्रधानमंत्री जी, 10 साल बाद ये देश चुनाव में जा रहा है, 10 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, आप अपनी 10 उपलब्धियां जो वाकई जेन्युइन उपलब्धियां हैं, क्या गिना सकते हैं? रविशंकर प्रसाद से सिर्फ इतना कहना है कि रविशंकर जी, एक पुरानी फिल्म का बहुत घटिया सा डायलॉग है कि जिनके अपने घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं मारते। रविशंकर जी, यहाँ बात ही अलग है। जिनका अपना कोई घर ही नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई ढांचा ही नहीं है, उनको तो पहले ये सोचना है कि उनके पास घर कैसे पहुंचेगा। रविशंकर प्रसाद जी, आपकी सरकार दरअसल न केवल एक अनैतिक, अराजक और तानाशाह सरकार है, वो इस देश से लोकतंत्र खत्म करने में लगी है। वो संविधान की आत्मा जो है उसको रोज रौंद रही है। रविशंकर प्रसाद जी, क्या आप ये बताएंगे कि एनडीए 38 दलों को साथ लाके कौन सी मीटिंग कर रहा है जो न्याय संगत है, और 26 दलों के साथ विपक्ष कौन सी ऐसी बैठक करने वाला है जो देश विरोधी है? एक सवाल और है कि अगर आप इतने आश्वस्त हैं कि आपने अच्छा काम किया है, अगर आप निश्चिंत हैं कि आप चुनाव हार ही नहीं सकते, तो आपको एनडीए में आखिर 38 दलों की क्या ज़रूरत पड़ गई कि आप जो साथ में आना चाहे उसको जोड़ ले रहे हैं? रविशंकर प्रसाद जी, मैं एक पत्रकार हूँ, एक लेखक हूँ, एक नागरिक हूँ। मेरे हाथ में ना तो इनकम टैक्स है, ना ईडी है, ना सीबीआई है, ना ही पुलिस है, लेकिन मेरे जैसे करोड़ों नागरिक हैं जो अब सर उठा के खड़े होना चाहते हैं और चिल्ला के कहना चाहते हैं कि आप सरकार में ज़रूर हैं, पर आपने सरकार जैसा कुछ नहीं किया है। आप दूसरों पे सवाल उठाना बंद कीजिए। आप बताइए कि देश में जो दिक्कत है उसके लिए आप, आपकी सरकार, आपके प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? ये सवाल हम सबको पूछना होगा, बिना डरे सर उठा के पूछना होगा। यही लोकतंत्र है और यही नागरिक होना होता है। यही सबसे बड़ा अधिकार है कि हम सवाल करें, बिना डरे करें, जो कहना चाहें कहें, और ये याद रखें कि सरकार और पुलिस और नौकरशाही और सरकारी सिस्टम वो हमारी सेवा के लिए है नागरिक के तौर पे। हमको उससे नहीं डरना है, उसको हमसे डरना चाहिए। इस बात के साथ आज का एपिसोड खत्म करता हूँ। टीसीएच देखने के लिए बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप मुझे भी ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, टीसीएच को भी फॉलो कर सकते हैं, और हाँ, वीडियो जब आप लाइक करते हैं तो उसकी व्यूअरशिप बढ़ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह के चैनल्स किसी सरकारी सहायता से नहीं चलते, किसी पार्टी की सहायता से नहीं चलते, या आपकी सहायता से चलते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियोस देखते हुए लगता है कि ये चैनल जिंदा रहना चाहिए, इस चैनल को सहयोग किया जाना चाहिए, तो बहुत सारे तरीके हैं। इस वीडियो के ठीक नीचे एक ऑप्शन आपके सामने आ रहा होगा ज्वाइन का, उसको क्लिक करके 89 रुपीज पर मंथ के सहयोग से आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें कई सारी अलग से सुविधाएं हम देते हैं अपने मेंबर्स को। इसके अलावा जो वीडियो आपको पसंद आता है, आप देखेंगे उसके नीचे डॉलर का एक चिन्ह होता है, उसको दबाकर आप सुपर थैंक्स दे सकते हैं, हमारे वीडियोस को लोगों से शेयर कर सकते हैं, और जैसा मैंने कहा, सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। तो आप हमसे जुड़े रहें। हमारी कोशिश होगी कि हम लगातार जरूरी बातों पर, इतिहास की जरूरी बातों पर, वर्तमान की जरूरी बातों पर सच कहते रहें। शुक्रिया।